फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आप लोगों को पता होगा कि जैक बोर्ड सेकंड टर्म का एग्जाम जल्द ही लेने वाला है। सेकंड टर्म ही क्या फाइनल एग्जाम ही लेगा, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों का क्वेश्चन रहेगा। तो सेकंड टर्म का क्वेश्चन आप लोग का जो है मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, तो इसका आप लोग का हल दिया जाएगा, सॉल्यूशन आप लोग को मिलेगा। और ये क्लास 10 का होने वाला है, जो कि मैथ सब्जेक्ट का है, और सेट 2 होने वाला, ठीक है। सेट 1 इससे पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि सेट 1 ऑलरेडी मैंने करवा चुका हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। आप लोग उसको देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसमें फुल मार्क्स आप लोग को 40 का है, और इसमें 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ दिया हुआ। कुल प्रश्नों की संख्या आप लोग को 19 होने वाला है। इसमें से प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित कहा जा रहा है। प्रश्न 1 से 7 तक जो है आप लोग का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और उसमें से किन्हीं 5 क्वेश्चन का ही आप लोग को जवाब देना है। और क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के, इसमें सभी कोई 5 प्रश्न का जवाब देना है, और प्रत्येक प्रश्न का जो है वो 3 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। और यहाँ 15 से जो 19 है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और इसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना, 3 क्वेश्चन का जवाब देना, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 5 मार्क्स होने वाला, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। इससे पहले नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, और मेरे चैनल नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं a, b तथा -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ डायरेक्ट आप लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र आप लोग लगाना है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये 2 क्वेश्चन अभी पढ़ते हैं, और दोनों क्वेश्चन एक साथ हम लोग देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 15 cot a = 8 हो तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा 15 cot a का वैल्यू दिया गया है 8, और cot a का वैल्यू क्या हो जाएगा 8/15। तो दोनों का आप लोग को सॉल्यूशन दिखाता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि 2 पॉइंट है a, b और -a, -b, इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, दूरी निकालना है। तो इस पॉइंट को a मान लिए, इस पॉइंट को b मान लिए, तो हम लोग को दूरी निकालना है क्या, तो ए बी का वैल्यू निकालना। तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले दूरी सूत्र √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया x1 y1, और ये पॉइंट जो हो गया वो हो गया x2 y2, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 ये क्या हो गया -a माइनस, और यहाँ पर a है, तो ठीक है। इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या होगा -√-2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या होगा, 4a का √4a² प्लस 4b²। 4 कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा √4 × a² प्लस b²। तो √4 ये जो 4 है √4, तो उसका रूट निकालेंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा। तो 2 × √a² प्लस b² इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूरी सूत्र से आप लोग का हर टाइम क्वेश्चन पूछ रहा, मतलब आप लोग को अच्छा करना है, 2 नंबर आप लोग को मिलेगा इससे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि आप लोग को दिया गया था 15 cot a = 8, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या, cot a = कितना लिख सकते हैं 8/15, 15 को इस साइड ले गए, ठीक है। उसके बाद cot a का वैल्यू क्या होता है, cot थीटा का वैल्यू क्या होता है b/p होता है। तो b का वैल्यू 8 हो जाएगा, और p का वैल्यू 15 हो जाएगा। वही नीचे लिखे हैं b = 8 एंड p = 15। और पाइथागोरस हम लोग पढ़े होंगे, तो पाइथागोरस क्या बोलता है कि h² = p² प्लस b²। तो h = क्या हो जाएगा √p² प्लस b², ठीक है। वही लिखे हैं h = √p² प्लस b²। तो p का वैल्यू क्या है 15 का स्क्वायर, और b का वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, यानी h हम लोग को निकल के आ रहा है 17। ये हो जाएगा √289 हो जाएगा, जो कि 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये 17 हो जाएगा। और हम लोग cos a का वैल्यू पूछा जा रहा था कि cos a = क्या होगा, तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, cos थीटा का वैल्यू होता है b/h। तो यहाँ से b क्या है 8 है, a है 8 है, और h हम लोग निकाले कितना 17। यहाँ 15 नहीं होगा, यहाँ 17 होगा, 17 कर लीजिए, गलती से 15 लिखा गया। 8/17 आंसर होगा, 8/17, ठीक है। इसका फाइनल आंसर 8/17 होगा। cos a का वैल्यू 8/17, यहाँ 15 नहीं होगा, यहाँ 17 होगा, ठीक है। 8/17 b/p नहीं, b/p नहीं होता, b/h होता cos का वैल्यू। तो 8/17 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फिर 2 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं 3 और 4, उसके बाद उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे।
3 क्वेश्चन नंबर में बोला जा रहा है कि इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। मतलब कि आप लोग को 2 मार्क्स इससे भी मिलेगा कि आप लोग सबका ट्रिग्नोमेट्री का जो भी है एंगल का वो आप लोग को वैल्यू याद रखना है, ठीक है। तो अभी इसका करके दिखाऊंगा और क्वेश्चन नंबर 4 भी अभी करेंगे। तो क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री से 45 डिग्री वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब कि इसको चेंज करना, जो एंगल है ना 67 डिग्री और यहाँ पर 75 डिग्री, उसको 0 से 45 डिग्री में चेंज करके आप लोग को वो जो आएगा उसको लिखना है, अनुपात के पदों में व्यक्त करना है। तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, थर्ड में यही बोला जा रहा था इसका वैल्यू हम लोग को क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ सिंपली आप लोग वैल्यू पुट करना है। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो यहाँ √3/2 पुट कर दिए। कॉस 30 का क्या होता है, √3/2, ये भी होता है तो √3/2 पुट किया। साइन 30 का 1/2 एंड कॉस 60 का 1/2। इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है। √3/2 इंटू √3/2 कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 4/4। काट दीजिएगा तो 1 आंसर, इसका फाइनल आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा था, क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग को ये दिया हुआ था, इसको चेंज करना था, 0 से 45 डिग्री के बीच में आप लोग को लाना था। तो देखिए, आप लोग को इसमें एक फॉर्मूला पढ़े हैं ना कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। या फिर इसको इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है ना, पढ़े हैं। या फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, दोनों एक ही बात है। तो उसी प्रकार से लिखा गया साइन 67 डिग्री को हम लिख दिए 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, ठीक है। 90 माइनस 23 कीजिएगा तो 60 डिग्री ही आएगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साइन 67 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। उसी प्रकार कॉस 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। और अभी बताए ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 23 डिग्री हो जाएगा, इसलिए कॉस 23 डिग्री हो गया। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री इक्वल टू कॉस 20 डिग्री। उसी प्रकार कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 15 डिग्री। तो इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा, ये आंसर हो गया आप लोग का, कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। देखिए, मैंने बहुत अच्छा तरीके से आप लोग का लिखा हूँ और इसी तरह का आप लोग को लिखना है, क्योंकि मैं बता दूं कि मैंने भी मैथ्स में 100 मार्क्स लाया था क्लास 10th में, ठीक है। जैक बोर्ड से मैंने भी एग्ज़ाम दिया है और मेरा 100 में 100 था मैथ्स में, ठीक है। और बहुत सारे सब्जेक्ट में था, जैसे साइंस में 99 था और भी बहुत सारा अच्छा मार्क्स आया था। तो आप लोग बोलेंगे तो बताऊँगा, अदरवाइज आप लोग को सॉल्यूशन आप लोग को दे देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो इजी कर दिया। वैसे पहले जब हम थे 2019 में हम एग्ज़ाम दिए थे, तो 2019 में पेपर भी थोड़ा टफ आता था, अब तो इजी कर दिया। देखिए, आप लोग मॉडल प्रश्न पत्र से ही क्वेश्चन भिड़ेगा, इतना मेरा दावा है। 5 मॉडल प्रश्न पत्र है, 5 मॉडल प्रश्न पत्र से बाहर से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो 2019 में जब दिए तो थोड़ा पेपर टफ भी था, अच्छा से लिखना भी होता था। आप लोग तो ऑब्जेक्टिव भी है, हम लोग को इस टाइम उतना ऑब्जेक्टिव नहीं था, तो 100 में 100 मार्क्स आया था मैथ्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को चलते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई यानी एल इक्वल टू दिया हुआ है 16, इसको ये ऐसे ही बता दे रहा है। वो आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, यानी कि आप लोग का आर का वैल्यू दे दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई आर एल क्या हो जाएगा, 22/7 गुना आर कितना है 14 और इंटू 16। इसका भी कॉपी में लिखे हुए हैं, अभी दिखा दूंगा। 7 दूनी 14, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, जो आएगा अभी बताता हूँ। और 6 नंबर क्वेश्चन में है माध्य ज्ञात करना है, x माइनस ए एक्स और x प्लस है, 3 पद है, ठीक है ना। तो तीनों को ऐड कर दीजिए, तीनों के ऐड कर दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड क्यों किए पता है ना, क्योंकि यहाँ टोटल पद कितना है, 3 पद है, इसलिए 3 से जितना पद रहता है उससे उतने से डिवाइड करते हैं। तो अभी आप लोग को इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन में आप लोग को दिया हुआ था एल इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड आर इक्वल टू, जो कि त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर दिया होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो बस वैल्यू पुट कीजिए, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 14 इंटू 16, जो दिया वो पुट कीजिए। इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। और आप लोग यूनिट भी लिखिएगा, ठीक ना। जैसे ये क्षेत्रफल पूछा जा रहा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और यदि मीटर में रहता तो मीटर स्क्वायर होता।
इसी की जगह यदि आयतन पूछता तो वो सेंटीमीटर क्यूब में होता, मीटर में यदि दिया हो रहा था सब कुछ तो मीटर क्यूब होता। तो यूनिट का आप लोग को ध्यान रखना, नहीं तो मार्क्स कट सकता। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही इतना लिखेंगे 2 मार्क्स मिल जाएगा यार। यदि यूनिट आप लोग नहीं लिखे तो हो सकता है 1 मार्क्स आप लोग का कट जाए, इसलिए यूनिट का आप लोग को विशेष ध्यान रखना है। और देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आप लोग कहा जा रहा था माध्य दिए ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आप लोग बताए थे ना कि इसी तरह का आप लोग को 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि 3 पद है। तो ये ऐड करने से ए और ए तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए, और एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो 3x/3 यानी कि x इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रायिकता से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा रहा है। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिया निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है और ख़राब नहीं है। तो इसका 2 मेथड बताऊंगा, आप लोग को जो अच्छा लगेगा वो आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ 20 बल्ब है टोटल, ठीक ना, उसमें से 4 बल्ब खराब है। तो कितने बल्ब अच्छे हैं, मतलब कितने बल्ब खराब नहीं है, 16 बल्ब खराब नहीं है, 16 बल्ब अच्छे हैं, जैसा बोल सकते हैं। यहाँ खराब नहीं है मतलब क्या है कि अच्छे बल्बों का प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर की ओर ले चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा था कुल बल्बों की संख्या कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ। इसी प्रकार आप लोग को लिखना है, जैसे मैंने लिख के दिखाया उसी प्रकार, ताकि इसलिए मैंने मेहनत किया था कि आप लोग को बता दूं अच्छे से कैसे लिखना है। अदरवाइज मैं वहीं पे कैलकुलेशन करके डायरेक्ट बता देता। खराब बल्बों की संख्या कितना है 4। और देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला भी यहाँ लिख दिए हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल परिणामों की संख्या। इसी प्रकार से आप लोग को लिखना, तभी फुल मार्क्स आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा था बल्ब खराब होने की प्रायिकता क्या होगी। तो बल्ब खराब होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो खराब बल्बों की संख्या कितना है 4 है। तो 4 बाई और टोटल देखिए अनुकूल परिणाम की संख्या डिवाइडेड बाई कुल परिणाम की संख्या। अनुकूल परिणाम कितना है 4 है और कुल परिणाम कितना है 20 है। तो 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा था बल्ब खराब नहीं होने की क्या प्रायिकता होगी। तो बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा, कितने बल्ब खराब नहीं है। तो 20 - 4 कर दीजिएगा तो 16 आ जाएगा। 16 बल्ब जो है खराब नहीं है, तो 16/20 हो जाएगा, यानी 4/5 आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा मेथड मैंने बताया कि आप लोग को बताऊंगा। तो बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा, आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे टोटल जो प्रायिकता होता है उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। टोटल प्रायिकता का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। देखिए ये दोनों को भी ऐड कीजिएगा ना तो 1 हो जाएगा। 1/5 प्लस 4/5 कितना हो जाएगा 5/5 यानी 1 हो जाएगा। तो इसका दूसरा मेथड है सेकेंड नंबर का निकालने का कि बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता क्या लिख सकते हैं 1 माइनस लिख सकते हैं बल्ब खराब होने की प्रायिकता 1 माइनस बल्ब खराब होने की प्रायिकता। तो 1 माइनस 1/5 कीजिएगा तो वो भी आएगा 4/5। जो आप लोग को मेथड अच्छा लगेगा लिख सकते हैं, दोनों में आप लोग को मार्क्स दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ, 8 क्वेश्चन यहीं पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो बिंदु है 4, जिसका निर्देशांक है, और दूसरा बिंदु है जिसका निर्देशांक 8, 5 है, ठीक है। और बोला जा रहा है इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली एक मतलब कोई 3:2 मतलब कि कहा जा रहा है इन दो बिंदु जोड़ने वाले एक जो पॉइंट है वो इसको 3:1 के रेशियो में विभाजित करता है, ठीक है। 3:1 में विभाजित करता है। तो बोला जा रहा है कि उसका निर्देशांक क्या होगा, उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जो इस रेखाखंड AB को 3:1 में विभाजित करता है। तो क्वेश्चन समझ गए, अभी दिखा दूंगा क्वेश्चन भी पढ़ के। 2 बिंदु है, एक बिंदु A एक बिंदु B, मैंने A B मान लिया है। और 2 बिंदुओं को जो मतलब एक रेखाखंड बना ना AB, उस रेखाखंड को 3:1 में एक बिंदु विभाजित करता है। तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा वही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसी तरह आप लोग को लिखना है, माना कि बिंदु A जिसका कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक 4, और B 8, 5 मिलकर रेखाखंड AB बनाती है। बिंदु C जो कि इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना है, इसका निर्देशांक निकालना है। X, Y हम लोग मान लिए, रेखाखंड AB को 3, 1 में विभाजित करती है, ठीक है। तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे, X इक्वल टू M1 प्लस M2 X2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो उसी तरह लिखें, देखिए क्रॉस आप लोग को मल्टीप्लाई करना, 3 × 8 हो गया, यहाँ पर देखिए 3 × 8 फिर 1 × 4 M1 X1 प्लस M2 X2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 कीजिएगा तो ये X का वैल्यू आप लोग का 7 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार Y को कीजिएगा M1 Y1 प्लस M2 Y2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। आप लोग लिख भी सकते हैं X इक्वल टू, उसके बाद सेकेंड स्टेप में ये लिख सकते हैं ताकि आप लोग का कोई मार्क्स कटने का गुंजाइश ना रहे। तो ये X इक्वल टू लिख सकते हैं M1 X1 प्लस
M2 x2 और M1 M2 इस तरह नाम दे दीजिएगा, M1 इक्वल टू 3 एंड M2 इक्वल टू 1, उस तरह लिखिएगा तो एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। बाकी इस टाइप में भी आप लोग को नहीं कटेगा। दूसरी प्रकार y को निकालेगा तो y 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो c का निर्देशांक क्या हो गया आप लोग का, जो निकालना था c का निर्देशांक क्या होगा 7,3, तो 7,3 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। देखिए 8 क्वेश्चन में यही कहा जा रहा था, क्वेश्चन तो हम पढ़े नहीं थे, आप लोग मतलब पढ़ाए नहीं था, हम तो पढ़ लिए थे। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप में 3:1 मतलब 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो वो आप लोग को निकाल दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, के का मान ज्ञात कीजिए ताकि निम्न तीनों बिंदु संरेखी हो। आप लोग कंडीशन पढ़े हैं कि 3 बिंदु संरेखी कब होते हैं। 3 बिंदु संरेखी होने पर, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु ए है, बी है, सी है, 3 बिंदु संरेखी कब होंगे, जब तीनों एक ही लाइन पर हो। या फिर इसको निकालने का क्या हम लोग कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं कि 3 बिंदु संरेखी होते हैं तब उनसे बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 होता। देखिए एक रेखा बन गया ना, एक रेखा का क्षेत्रफल कैसे कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि 3 बिंदु है, ए, बिंदु बी, बिंदु सी, 3 बिंदु है और तीनों बोल रहा संरेखीय मतलब एक ही रेखा में है, तो तीनों बिंदु से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, आप लोग खुद सोचिए। तीनों बिंदु को जोड़ने वाले उस रेखाखंड, ये तो एक रेखाखंड बन गया और ये तो त्रिभुज बना नहीं, त्रिभुज बना नहीं तो क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही 0 होगा। यहाँ त्रिभुज बन ही नहीं रहा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहाँ से होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करके हम लोग के का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड कर किए। ये देखिए 3 बिंदु संरेखी होने से त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, जैसे कि मैंने बता दिया। अब जो कोऑर्डिनेट दिया हो ना निर्देशांक, वो आप लोग को यहाँ पर अच्छी तरीके से लिख लेना इस तरह से। x1 का वैल्यू क्या होगा, y1 का वैल्यू इस तरह दिया हुआ है ना, आप लोग का सारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, तो हम मैंने लिख लिया x1 इक्वल टू 8, y1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू k, y2 इक्वल टू -4, x3 इक्वल टू 2, y3 इक्वल टू -5, ठीक है। अब त्रिभुज क्षेत्रफल ये होता है इतना लंबा, क्या आप लोग को याद है त्रिभुज क्षेत्रफल, इसको 0 पुट कर दिए हैं क्योंकि ये त्रिभुज क्षेत्रफल 0 होता है जब तीनों बिंदु संरेखी होते हैं। तो इसका मैं याद करने का आप लोग को एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। सेट 1 जो देखे होंगे उनको तो पता ही होगा, ट्रिक मैंने बताया था 1 2 3 करके ट्रिक बताया था। तो आप लोग को 1 2 3 पहले 1 से शुरू कीजिए, तो 1 2 3 प्लस 1 से शुरू हो गया ना, यहाँ देखिए 1 से शुरू हो गया, अब 2 से शुरू कीजिए 2 3 1, इस तरह आप लोग को देखना है। 1 से शुरू किया तो 1 2 3 हुआ, फिर 2 से शुरू करना और आगे बढ़ते जाना 2 3, उसके बाद 1 आएगा ना, उसके बाद अब क्या करना है प्लस, अब 2 से शुरू हो गया, अब 3 से शुरू कीजिए 3, उसके बाद क्या होगा इधर से आप लोग आना होगा 1 2, उसी प्रकार लिखा हुआ देखिए 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3 1 2 3 1 2, इस तरह आप लोग को याद रखा जा सकता है। मैंने इसी तरह से याद रखा था जब 10th में था, ठीक है। अभी तो याद हो गया है, इसी तरह से अभी भी याद करते हैं, जब भूल जाते हैं तो इसी तरह से करते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या करना आप लोग को 0 कर देना, ठीक है। और यहाँ पे सारा आप लोग को लिख दिए, पुट कीजिए यहाँ पर वैल्यू सिर्फ, ठीक। जैसे 1/2 x1 का वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ पर 8, फिर आप लोग का करना क्या y2 - y3, y2 कितना है -4, तो यहाँ -4 माइनस, यहाँ पहले से एक माइनस है और उसके बाद y3 का वैल्यू भी -5 है, तो माइनस इंटू -5, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिए आप लोग कितना आ जाएगा 8 × 1, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 - 1 4, 5 - 4 1 हो जाएगा, और यहाँ k इंटू -6 हो जाएगा, तो -6k हो जाएगा, और यहाँ पर 2 × 5 हो जाएगा, 2 × 5 10 हो जाएगा। ये 2 को मैंने, ये जो 2 है 1/2 है, इसको इस साइड लेकर उसको 0 कर दिया, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। इसको उस साइड लेकर 0 हो जाएगा, वो डायरेक्ट 0 × 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। किसी भी क्वांटिटी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा। तो 8 - 6k + 10 = 0 हो गया। यहाँ से 6k = कितना हो गया 6k = 6k को उस साइड ले गए तो वो पॉजिटिव हो गया, 6k = 8 + 10 कितना हो गया 18 हो गया, तो k = 18/6 यानी 3 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग को लिख सकते हैं, देखिए लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगाता है जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस तरह इसको बनाएंगे। तो देखिए यही कहा जा रहा था कि एक फिसलन पट्टी है जिसकी ऊंचाई आप लोग को 1.5 मीटर दिया हुआ है।
और जो यहाँ पर एंगल दिया हुआ तो 30 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। इस प्रकार आप लोग को लिखना है। AC एक फिसलन पट्टी है, ये फिसलन पट्टी है, ऊंचाई दिया हुआ था ये वाला, ठीक है। तो ये AC एक फिसलन पट्टी है, AB की लंबाई 1.5 मीटर है। मैंने इस तरह का ABC अपने आप से ये नाम दे दिया है और यहाँ पर लिख दिया हूँ। AC एक फिसलन पट्टी है, AB की लंबाई 1.5 मीटर है और AC भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। AC जो है भूमि के साथ 30 डिग्री दिया हुआ था, ठीक है ना, कि 30 डिग्री भूमि के साथ कोण बनाती है। अर्थात ये क्या हो गया, ये तो उन्नयन कोण हो गया, उन्नयन कोण का काम करेगा। एंगल ACB कितना हो गया 30 डिग्री, और क्या है उन्नयन कोण है। तो देखिए आप लोग इस तरह लिखना होगा, आप लोग डायग्राम बनाइए, फिर इतना लिखिए, उसके बाद ये ब्लैक पेन से लिखिएगा, ठीक है ना। ये जो हमें ज्ञात करना है ये सब ब्लैक पेन से लिखिएगा, तब आप लोग अच्छा मार्क्स मिलेगा। लिखिएगा हमें ज्ञात करना है फिसलन पट्टी AC की लंबाई, तो हम लोग को AC की लंबाई, जो फिसलन पट्टी की लंबाई वही पूछा जा रहा था, तो AC का लंबाई हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग sin 30 लगा दिए। sin 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/H होता है ना, तो P क्या हो जाएगा 1.5, P क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, बाद में पुट कर दीजिएगा, AB हो गया, और H क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, इसके लिए AC हो जाएगा। तो AB/AC, और AB का वैल्यू कितना है 1.5, और AC हम लोग को निकालना है, AC निकालना है, AC की लंबाई क्या होगी वही निकालना है, फिसलन पट्टी AC की लंबाई। तो यहाँ से देखिए sin 30 की वैल्यू 1/2 होता है, ये कितना हो गया 1.5/AC। अब AC को इस साइड ले आइए और 2 को उस साइड भेज दीजिए, तो क्या कितना हो जाएगा AC इक्वल टू 1.5 × 2, तो AC इक्वल टू 3 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को कहा जा रहा है, यदि sin 3A इक्वल टू cos A माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3A न्यून कोण है, तो A का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो इसको चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। देखिए यही कहा जा रहा था कि आप लोग को sin 3A का वैल्यू cos A माइनस 26 डिग्री है, इसमें भी वही फॉर्मूला यूज करना है। sin थीटा इक्वल टू क्या होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, या फिर cos थीटा इक्वल टू क्या होता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यही फॉर्मूला यहाँ भी यूज करना है। देखिए sin 3A को क्या लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 3A, क्योंकि cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो वही फिर से हो जाएगा ना, तो हम लोग रिवर्स कर दिए, ठीक है ना। sin थीटा को क्या लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा, sin थीटा इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी sin 3A इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस 3A। 90 डिग्री माइनस 3A क्योंकि 3A न्यून कोण है, मतलब 90 से छोटा है, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इक्वल टू दिया हुआ cos A माइनस 26 डिग्री, तो यहाँ पे एज इट इज उसको लिख दिए cos A माइनस 26 डिग्री। अब देखिए इधर भी cos है, इधर भी cos है, और एंगल भी इक्वल हो जाएगा। जब cos है ना, तो एंगल इक्वल हो जाएगा। cos इतना डिग्री, cos मान लीजिए इसको A मान लीजिए, cos A इक्वल टू cos B, तो A इक्वल टू B हो जाएगा। उसी प्रकार cos 90 डिग्री माइनस 3A इसको इक्वल टू दिया है cos A माइनस 26 डिग्री, यानी कि एंगल आप लोग को इक्वल कर देना है। 90 डिग्री माइनस 3A इक्वल टू A माइनस 26 डिग्री। अब 3A को उस साइड ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा, 3A को उस साइड ले जाइए और 26 डिग्री को इस साइड ले आया, तो 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री इक्वल टू A प्लस 3A। तो A प्लस 3 क्या हो गया 4 है, 4A इक्वल टू क्या हो गया, इसको ऐड कीजिएगा 116, यानी 116 डिग्री हो जाएगा। अब A का वैल्यू कितना हो जाएगा 116 डिग्री डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 29 डिग्री आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का रचना है। रचना मतलब इसमें तो अब करके कैसे दिखाऊंगा, हो सकता है तो मैं मतलब जितना 5 सेट है ना, 5 सेट में 10 करना है क्वेश्चन, 10 रचना का हो जाएगा, तो उसमें से आप लोग का सारा क्वेश्चन एक साथ आप लोग को दे दूंगा, ठीक है, उससे अच्छा रहेगा। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर कहा जा रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं के एक त्रिभुज की रचना कीजिए। एक त्रिभुज का बनाना है, इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाई दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं का 7/5 गुनी हो, ठीक है। तो ये सब 13 का भी उसी तरह रचना करना। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की युग में रचना कीजिए। तो ये भी आप लोग का रचना है, मतलब कि आप लोग का जो रचना वाला है वो मैं एक ही वीडियो में आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। और वैसे स्टूडेंट होंगे जो इंग्लिश मीडियम से है तो वो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इंग्लिश में भी मैं आप लोग को समझा दूंगा यदि है तो, अदरवाइज हिंदी में सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
इसमें कहा जा रहा 80 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। नहीं, ये भी तो रचना है। नहीं, 13 तो कर दिए ना, कि रचना वाला एक साथ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को 14 करना है। 14 में कहा जा रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, फिर से प्रायिकता आ गया। समझ रहे ना, प्रायिकता का वेटेज कितना, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 5 से बड़ी एक सम संख्या, एक भाज्य संख्या। एक संख्या है, सम नहीं। तो यहाँ से तो डायरेक्ट हमको दिख रहा है, इसका क्या होगा आंसर। 5 से बड़ी एक संख्या क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या, यानी कि आप लोग को कितना होगा, भाज्य 3/6, इसका भी 1/2 हो जाएगा। तो इसको देखिए कैसे लिखना है, मैं आप लोग को बता। देखिए प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है, प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल परिणामों की संख्या। तो 5 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता क्या है, पासे में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है ना, एक पासा में, जिसको डाइस बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 5 से बड़ा क्या है, ओनली 6 है, मतलब एक ही नंबर है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो गया, 1 हो गया, और कुल परिणाम कितना, 6 हो गया, 1/6। उसी तरह एक सम संख्या होने की प्रायिकता, सम संख्या कितना है, 1 2 3, तो 3/6 यानी 1/2। अब बोल रहा है एक भाज्य संख्या होने की प्रायिकता। देखिए इसमें थोड़ा छोड़िए, भाज्य संख्या बोला जा रहा है, तो 1 ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, ये तो पढ़े होंगे। तो हम लोग को भाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितना होगा, भाज्य क्या है, भाज्य कितना हो जाएगा आप लोग को। देखिए अभाज्य संख्या ये 3 हो जाएगा, अभाज्य संख्या 2 भी हो जाएगा, अभाज्य संख्या 5 भी हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग को 1/2 नहीं होगा। इसका आंसर जो है भाज्य संख्या होने की प्रायिकता बोला जा रहा है। तो भाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा, यानी कि 1/3 आंसर हो जाएगा। क्योंकि भाज्य संख्या क्या क्या होगा, 1 तो नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 2 अभाज्य संख्या हो जाएगा, 3 भी नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 4 भाज्य है और 6 भाज्य, यानी कि 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/2 नहीं 1/3 होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को 5 मार्क्स का है, 15 नंबर। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे बना। देखिए क्वेश्चन में यही कहा जा रहा था कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर, देखिए ये भवन मान लिए, h मीटर का जो है इसका ऊंचाई, शिखर से उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री है, 30 डिग्री हो गया। और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद ये हो गया, शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, ये ऊंचाई जो है 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई h मान लिए। ठीक है, डायग्राम को देख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। वहाँ जो पीछे बनाए हैं डायग्राम, उसमें लिख दिए कि माना AB मीनार की ऊंचाई है एवं CD भवन की ऊंचाई है। मीनार की ऊंचाई AB = 50 मीटर दिया हुआ, माना कि भवन की ऊंचाई CD = h मीटर मान लिए। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, इसी तरह आप लोग को लिखना है, एंगल DBC = 30 डिग्री, जैसा मैंने लिखा उसी प्रकार आप लोग को लिखना है। ठीक है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एंगल ACB = 60 डिग्री। ठीक है, दिया हुआ समकोण त्रिभुज ABC में, आप लोग डायग्राम देख कर कीजिएगा, अच्छा से समझ में आएगा। tan 60 लगाएं तो AB/BC हो जाएगा। tan 60 वैल्यू क्या होना, √3 होगा, और AB का वैल्यू दिया हुआ 50 मीटर डिवाइडेड बाय BC, तो BC का वैल्यू क्या हो जाएगा 50/√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, पुनः समकोण त्रिभुज DCB में, फिर समकोण त्रिभुज DCB में tan 30 डिग्री लगाएं तो CD/BC हो जाएगा। और यहाँ पर tan 30 का वैल्यू √1/√3 होता है। तो आप लोग को, और CD का वैल्यू h हम लोग माने थे, और BC का वैल्यू यहाँ से 50/√3 पुट कर दिए। ठीक है, क्योंकि BC = 50/√3 हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कीजिएगा, 1/3 = ये √3 ऊपर चल जाएगा, तो √3h डिवाइडेड बाई 50, और h = क्या हो जाएगा 50 इधर आ जाएगा इंटू में, और ये भागा में चला जाएगा। ठीक है, तो 50 डिवाइडेड बाई √3 × √3 यानी कि 50/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको पूर्णांक में लिख दिए तो पूर्णांक में कितना हो जाएगा 16.2/3 मीटर आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप 50/3 भी कीजिएगा तो भी सही होगा, पॉइंट में भी लिखिएगा तो भी सही होगा, दोनों ही सही है, तीनों ही सही है, जो आप लोग को मन हो। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें कहा जा रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। मतलब कि कोई एक घनाकार
घन के आकार का जो है आप लोग का एक घनाकार जो है ब्लॉक है और उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ, अर्धगोला रख दिया गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अर्धगोले का अधिकतम व्यास तो मुझे दिख रहा है कि इसका जो साइड का लंबाई वही अधिकतम हो सकता है, यानी 7 सेंटीमीटर हो सकता है अधिकतम। लेकिन अधिकतम तो निकालना ही है, अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि घन का क्षेत्रफल बनाना है, फिर घन का क्षेत्रफल निकालना, फिर अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालना, फिर दोनों को ऐड करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए मैंने ऐसे ही डायग्राम आप लोगों को बना के दिखाया था कि एक घन है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है और घन का जो है भुजा है 7 सेंटीमीटर है। घन क्या होता है? सारा भुजा 7 सेंटीमीटर होता है, ये भुजा भी 7 सेंटीमीटर होता है, यानी कि इसका जो व्यास है अधिकतम क्या हो सकता है? जो अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इसका जो साइड है, मतलब कि इसका जो भुजा है उसी के बराबर हो सकता है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास इक्वल टू, देखिए इसी तरह आप लोग लिखना है घन की भुजा, अर्धगोले का अधिकतम व्यास इक्वल टू घन की भुजा इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो व्यास निकल गया तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? व्यास का आधा होता तो 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ठोस का? तो इसका क्षेत्रफल जो अर्धगोला का क्षेत्रफल प्लस जो ये क्या घन का क्षेत्रफल, दोनों को ऐड कीजिएगा तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, देखिए उसी तरह लिखे हैं, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू घन का क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस, देखिए यहाँ पर किस तरह लिखे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है क्योंकि वो 2 बार ऐड हो जा रहा था, इसलिए हम लोग इस तरह किए हैं। पहले घन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके बाद माइनस अर्धगोले के आधार के क्षेत्रफल, क्योंकि देखिए ये आप लोग क्या था? घन था, तो ये 2 बार हम लोग को नहीं लेना और ये अर्धगोला था। तो देखिए घन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, तो घन के क्षेत्रफल में ये वाला भी हिस्सा है ना, तो ये वाला हिस्सा 2 बार आ जा रहा है, 2 बार हिस्सा आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि घन के क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल कीजिएगा तो अर्धगोले में भी ये हिस्सा आ जा रहा है और घन के साथ भी ये हिस्सा आ जा रहा है, तो ये हिस्सा को तो हम लोग को माइनस करना होगा ना, तभी हमको एक ही बार लेना, 2 बार नहीं लेना। तो एक बार लेने के लिए हम लोग को एक बार माइनस करना होगा, इसलिए कर दिए अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो 2 बार आ जा रहा था। घन के क्षेत्रफल ले रहे थे तब भी आधार के क्षेत्रफल आ जा रहा था, और अर्धगोले के क्षेत्रफल ले रहे थे तब भी आधार का क्षेत्रफल आ जा रहा था, लेकिन हम लोग को चाहिए एक ही बार लेना है सबको। तो घन के क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले का क्षेत्रफल, ये इसलिए आप लोग घटाए हैं घन का क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेना है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब देखिए घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6a² होता है, यहाँ फॉर्मूला लगा दिए 6a²। और अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल क्या हो सकता है? अर्धगोले का आधार क्या है? कि वृत्त ही है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या? πr²। और अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2πr²। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 2πr² माइनस πr² क्या हो जाएगा? πr²। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए वैल्यू, ए का वैल्यू क्या 7 है, तो 7 × 7 हो गया, और पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7/2 निकाले, कैलकुलेट कीजिए, इसको इंटू कीजिएगा 294 और इसको कीजिएगा तो 77/2, इसको कैलकुलेट कीजिए, यहीं पे आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। 294 प्लस जो आएगा उससे ऐड कर दीजिएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। मैंने क्या किया है? एलसीएम लेके बनाया है, एलसीएम लिए तो कुछ इस प्रकार से आप लोग 665 / 2 हुआ, फिर इसको 2 से डिवाइड किए तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना, लास्ट में यूनिट लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो नंबर आप लोग कट सकते हो। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 यूनिट नहीं लिखेगा, हो सकता है 1 मार्क्स कट जाए, इसलिए मैं यूनिट का आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, मैं पहले से आप लोग को अवगत करवा दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 70, जिसमें कहा जा रहा है कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को चित्र में दर्शाया गया, अभी चित्र दिखाऊंगा, गिलासों से दूध देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। चलिए फिगर की ओर ले चलते, फिगर क्या है? देखिए ये बेलनाकार जो है गिलास थी, जिसमें कहा जा रहा है कि एक अर्धगोला इस पर रखा गया था। ठीक है, गिलास पर एक अर्धगोला था और इसमें जो है इसका व्यास जो दिया हुआ है, बेलनाकार जो गिलास है उसका व्यास जो दिया वो 5 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। चलिए इसका बोल रहा है वास्तविक जो है इसका धारिता, क्योंकि वास्तविक धारिता तो इतना ही पार्ट है, इतना ही भाग में भर सकता है, क्योंकि ये वाला तो पार्ट में तो भरेगा नहीं, क्योंकि यहाँ अर्धगोला है इसलिए यहाँ नहीं भरेगा।
तो वास्तविक धारिता क्या होगा, यही वाला पार्ट। तो उसका आप लोगों को पूछा जा रहा है कि कितना धारिता होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। तो देखिए ये आप लोग को ये बेलनाकार गिलास है और इसमें दिया गया क्या है, आंतरिक व्यास दिया गया है d = 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, d का आधा हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा वास्तविक धारिता क्या होगी, तो गिलास की वास्तविक धारिता क्या होगी, यही भाग जो है अभी बताइए, यही भाग भर सकता है क्योंकि यहाँ तो अर्धगोला है। तो बेलन का आयतन, ये पूरा बेलन का आयतन हो जाएगा, ये पूरा बेलन का आयतन माइनस ये वाला पार्ट हटा देंगे तो वही जो है बचेगा वो वास्तविक धारिता हो जाएगी। तो बेलन का आयतन माइनस अर्धगोला का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr² h एंड अर्धगोला का आयतन 2/3 πr³। यहाँ पर r दोनों सेम क्यों लिए, क्योंकि दोनों r सेम ही होगा, ये बेलन के लिए भी वही r होगा और अर्धगोला के लिए भी वही r होगा, इसलिए r दोनों सेम लिए हैं कि स्मॉल r। अदरवाइज दूसरा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हम लोग πr² कॉमन ले लिए, तो इधर क्या बचा h माइनस इधर क्या बचा 2/3 r। अब वैल्यू पुट कर दिए सिंपली और कैलकुलेशन किए, r का वैल्यू 5/2 पुट किए, यहाँ पे h का वैल्यू 10, r का वैल्यू फिर से 5/2 एंड कैलकुलेट कीजिएगा आप लोगों को, तो लास्ट में आप लोग को कुछ इस तरह का आएगा 13,750 डिवाइडेड बाई 84। एंड इसको जब आप लोग पॉइंट में लाइएगा काट के तो आप लोग को फाइनल आंसर ये हो जाएगा 163.69 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर क्यूब होगा, गलती से स्क्वायर लिखा गया, क्यूब होगा 163.69 सेंटीमीटर क्यूब। इसको लिखा जा सकता है अप्रॉक्स लिखेंगे तो 163.7 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, 163.7 सेंटीमीटर क्यूब। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन आप लोग बचा हुआ है, 18 और 19 दोनों को एक साथ हम लोग करेंगे। निम्न आंकड़ों के माध्य ज्ञात करना है और माध्यिका ज्ञात करना है इसका। ठीक है, तो माध्य और माध्यिका आप लोग को करना है बहुत ही अच्छी तरीके से, ताकि आप लोग 10 नंबर ला सकते हैं। माध्य करना है और माध्यिका करना है, 2 क्वेश्चन आप लोग अच्छा से कर लिए, बहुलक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेट 1 में भी देखा माध्य और माध्यिका ही ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा माध्य और माध्यिका, मैं तो बता ही दे रहा हूँ आप लोग कैसे करना है। तो चलिए ये दोनों का आंसर आप लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं इन दोनों का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ इस प्रकार का वर्ग अंतराल आप लोग को दिया हुआ, तो इस प्रकार आप लोग कॉलम बनाना, ठीक ना, वर्ग अंतराल का कॉलम बनाइए, फिर बारंबारता का बनाए, फिर वर्ग चिन्ह का, और FI XI। FI क्या है बारंबारता और XI क्या है वर्ग चिन्ह। ठीक है, इस प्रकार आप लोग कॉलम बनाना है 0 से 20, 22, 40, 42, 60, 62, 80 एंड 80 to 100 का वर्ग अंतराल दिया हुआ, उसके रिगार्डिंग आप लोग को ये बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता को FI बोल रहे हैं। ठीक है, 0 से 20 में बारंबारता 17 है, 20 to 40 में 28 है, 40 to 60 में 32 एंड 60 to 80 में 24 दिया हुआ है, एंड लास्ट में आप लोग 80 to 100 में 19 दिया हुआ। ठीक है, और उसके बाद वर्ग चिन्ह निकालना। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 मेथड बताता हूँ। या तो आप लोग ये दोनों को मिनिमम प्लस मैक्सिमम को जोड़कर 2 से भागा दीजिए तो वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। जैसे इसका देखते हैं 20 + 40 डिवाइडेड बाई 2 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो 30, यानी कि 30। इसी तरह 0 + 20 कितना हो 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 10। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, उसका आधा कर दीजिए, वही वर्ग चिन्ह हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ दीजिए, आधा कर दीजिए, 40 + 60 कितना हो 100, 100 भागा 2 कितना हो जाएगा 50, मतलब दोनों को जोड़ के आधा करना है। जैसे 80 + 100 कितना हो जाएगा 180, 180 हो जाएगा, उसका आधा कर दीजिए 90। तो वर्ग चिन्ह निकालने का आसान तरीका। और दूसरा तरीका आप लोग समझ सकते हैं कि 0 से 20 में जो बीच वाला नंबर है ना, वही वर्ग चिन्ह होगा। बीच वाला नंबर क्या है, 0 और 20 के बीच में बीच वाला नंबर क्या है 10 है, तो 10 हो गया। 20 और 40 के बीच में 30 है तो 30 हो गया। 40 और 60 के बीच में 50 हो गया। तो इस तरह आप लोग वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। बाकी जो पहला मेथड बताइए वर्ग चिन्ह निकालने का, वो सही तरीका है। तो वर्ग चिन्ह निकाल लिए, उसके बाद आप लोग करना क्या है FI XI। वैसे माध्य निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन मैंने सिंपल तरीका जो है वो लिया ताकि सबको समझ में आ सके। बाकी पग विचलन विधि और क्या क्या होता है, 3 तरीका होता है। ठीक है, तो मैंने जो सिंपल होता है वो आप लोग को लिया है। FI XI कीजिए। FI XI मतलब क्या है, ये दोनों को इंटू करना है FI और XI। तो 17 × 10 कितना हो 170, 28 × 30 कीजिएगा तो ये 840 हो जाएगा। 32 × 50 कीजिएगा 1600, 24 × 70 1680, 19 × 90 1710। फिर सिग्मा FI ज्ञात करना। सिग्मा FI मतलब कि ये सारे को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा।
फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई ज्ञात करना है। सिग्मा एफ आई एक्स आई ज्ञात करने के लिए ये सबको जोड़ना है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। उसके बाद माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है कि माध्य निकालने का फॉर्मूला जो है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। जो माध्य को एक्स बार से डिनोट करते लिख सकते हैं, माध्य एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना 6000 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। एक जीरो से एक जीरो कट गया, उसके 12×5 = 60 यानी 50 हो गया इसका आंसर। माध्य इक्वल टू 50 इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग को माध्यिका निकालना था। तो माध्यिका निकालने का क्या आप लोग को फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग को ये टेबल बनाना होगा। टेबल बनाने के लिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ, आप लोग को सिर्फ ये करना है। हमको तो लग रहा है जो माध्य है, माध्य भी तो ईजी ही है, लेकिन बारंबार ये जो आप लोग को माध्यिका है वो और ईजी लग गएगा, क्योंकि इसमें कम टेबल बनाना पड़ता है। उसमें तो कैलकुलेशन है थोड़ा बहुत, इसमें कम कैलकुलेशन पड़ेगा आप लोगों को। जैसे देखिए ये वर्ग अंतराल दिया हुआ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। उसके रिगार्डिंग आप लोग को बारंबारता दिया हुआ है, तो बारंबारता आप लोग लिख लीजिए। ये दोनों दिया हुआ है तो दोनों आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद संचय बारंबारता निकालने के लिए आप लोग को बताता हूँ संचय बारंबारता आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। बारंबारता में जो है फर्स्ट नंबर में वही आप लोग को फर्स्ट में संचय बारंबारता भी हो जाएगा। ठीक है, तो 5 है तो 5 हो गया। उसके बाद सेकेंड में ये इसको लाने के लिए आप लोग क्या करते हैं पता है, संचय बारंबारता और बारंबारता के आगे वाला जस्ट उसको ऐड कर दीजिए। तो 8 + 5 कितना हो 13, फिर 13 + 20 कितना हो जाएगा 33, फिर 33 + 15 कितना हो जाएगा 48, 48 + 17 के 7 क्या हो जाएगा 55, फिर 55 + 5 क्या हो जाएगा 60। ठीक है, और देखिए एन का वैल्यू कैसे निकलता है, जो यहाँ लास्ट में आता है ना वही एन होता है। देखिए एन इक्वल टू 60 लिख दिए, और हम लोग को n/2 चाहिए होता है। n/2 क्यों चाहिए होता है, क्योंकि n/2 से ही हम लोग को फॉर्मूला में भी n/2 का जरूरत है, और n/2 से ही हम लोग माध्यक वर्ग निकालते हैं, इसलिए n/2 हम लोग कैलकुलेट करते हैं। n/2 कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 60 है तो n/2 कितना हो 30 हो जाएगा। अब देखिए माध्यक वर्ग निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, माध्यक वर्ग निकालने के लिए हम लोग देखते हैं संचय बारंबारता में कि n/2 से जस्ट बड़ा क्या है संचय बारंबारता में, n/2 से जस्ट बड़ा, यानी n/2 क्या है 30 से जस्ट बड़ा संचय बारंबारता में ढूंढना है। 30 से जस्ट बड़ा 33 आप लोग को दिख रहा होगा, तो 33 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है 33 में जो वर्ग अंतराल है वही माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो माध्यक वर्ग वो क्या हो जाएगा 20 to 30। एक बार फिर से समझ लीजिए, n/2 निकाले, n/2 30 आया, और बताए आप लोग कि 30 से जस्ट बड़ा ढूंढना है आप लोग को संचय बारंबारता में। n/2 से जो n/2 का वैल्यू जो आएगा उससे जस्ट बड़ा ढूंढना है संचय बारंबारता में। तो n/2 30 आया, 30 से जस्ट बड़ा ढूंढना है संचय बारंबारता में 33 आया। इसका वर्ग अंतराल क्या है आप लोग का 20 to 30 है, यही इसका माध्यक वर्ग हो जाएगा। माध्यक वर्ग क्या होगा 20 to 30। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। माध्यक वर्ग एक बार जब आ गया तब इसका लोअर जो लिमिट है, इसका जो लोअर पार्ट है वो आप लोग का l हो जाएगा, l इक्वल टू 20 हो जाएगा। और h इक्वल टू निकालने के लिए इसका जो है डिफरेंस कितना है, डिफरेंस मतलब कि बोला है अंतर कितना है, दोनों के बीच कितना अंतर है, तो 30 - 20 कीजिए वो h का वैल्यू दे देगा। बड़ा माइनस छोटा कीजिएगा h का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो h का वैल्यू 10 निकल गया। और f का वैल्यू निकालने के लिए क्या है हम लोग का माध्यक वर्ग कौन सा है, ये वाला। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग देखना है, इसी के बाजू में देखना है बारंबारता क्या है, बारंबारता 20 है तो f इक्वल टू 20 हो गया। अब बारंबारता के जस्ट ऊपर वाला कॉलम में देखना है आप लोग को, ऊपर वाला रो में आप लोग को जस्ट देखना है संचय बारंबारता क्या है 13 है, तो CF इक्वल टू 13 हो जाएगा। उसके बाद माध्यिका का फॉर्मूला ये होता है, ये पुट कीजिए आप लोग वैल्यू l + n/2 - CF डिवाइड बाई f इंटू h। l का वैल्यू 20 है, n/2 का वैल्यू 30 है, 30 पुट कीजिए, CF का वैल्यू 13 डिवाइडेड बाई f का वैल्यू 20 इंटू h कितना है 10। इसको कैलकुलेट कीजिए 20 + 17/20 इंटू 10, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 28.5। तो इसका आंसर 28.5 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग डिटेल में सॉल्यूशन दिए, और इस तरह से आप लोग यदि लिखेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इस तरह आप लोग को लिखना होगा। सेट 1 में मैंने थोड़ा आप लोग को उसमें सॉल्यूशन दिया था, कॉपी में सॉल्यूशन नहीं दिया था, इसलिए थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हो रहा होगा। लेकिन सेट 2 आप लोग को जैसा दिया है इसी तरह का आप लोग को सब सेट का आप लोग को बना लेना है, सब सेट का अच्छा से लिख लेना है। उसके बाद इसको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। फाइनल एग्जाम में इससे बाहर कम आने का चांसेस है, इससे मतलब ज़्यादा ही क्वेश्चन रहेगा। जो 5 सेट है वो 5 सेट से ही आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखा जाएगा, तो आप लोग अच्छा मार्क्स ला सकते हैं 5 सेट को पढ़कर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए यार, ताकि आप मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिलता है, जिसके कारण आप लोग वीडियो नहीं बना पाते। तो यदि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा व्यूज आएगा, ज़्यादा लाइक आएगा,
ज़्यादा कमेंट आएगा तब मुझे भी मन करेगा कि हाँ आप लोग के लिए कुछ करें, आप लोग को इंटरेस्ट है इसमें तभी बनाऊँगा, अदरवाइज़ टाइम नहीं मिलेगा तो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।